एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स जो कि पेंडिंग थे। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ के ऊपर ये टॉपिक है, हेल्थ एंड WHO कंबाइंड। तो WHO की बात करोगे तो IR के ऊपर आ जाएगा, और हेल्थ की बात करेंगे तो ये सोशल जस्टिस में आ जाएगा। दोनों पेपर GS पेपर 2 के पार्ट है, और साथ साथ में कुछ भी नया हो रहा होता है कॉन्सेप्चुअली भी या फैक्चुअली भी, वो प्रीलिम्स का पार्ट तो होता ही है। सेकेंड टॉपिक इज एंटी कन्वर्जन लॉ इन यूपी। यूपी में कन्वर्जन्स को रोकने के लिए, रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने के लिए लॉ बनाया गया है, जो कि GS पेपर 1 कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म, इसमें जो इंडियन सोसाइटी है उसका पार्ट बन सकता है। और इंडियन सोसाइटी टॉपिक के अलावा ये आपको GS पेपर 2 में भी, 4 में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, SAS में भी करेगा, बट प्राइमरली इट इज अ टॉपिक ऑफ GS पेपर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द ग्लोबल स्ट्रगल फॉर अ पैंडेमिक ट्रीटी। पैंडेमिक देखो, कोविड आया था, हिला के रख दिया उसने, है ना, पूरा इकोसिस्टम, पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया। आप भी परेशान हुए, बहुत सारे लोग परेशान हुए, इकोनॉमिकली परेशान हुए, मेंटली परेशान हुए, फिजिकली परेशान हुए, फैमिली मेंबर्स की डेथ तक हो गई। तो अब यहाँ पे एक पैंडेमिक ट्रीटी की बात चल रही है कि एक ट्रीटी साइन हो सारे कंट्रीज के बीच में कि ऐसा अगर पैंडेमिक आता है तो क्या करना है। पहले से ऐसा रूल रेगुलेशन लॉज बना के रखना चाहिए, सो दैट कि कोऑर्डिनेट करने में क्या हो, आसानी हो। ऑब्वियस बात है, अगर पैंडेमिक की बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है, तो कौन सा ग्लोबल बॉडी है जो ध्यान में आएगा? ग्लोबल बॉडी जो ध्यान में आएगा वो है WHO। The article discusses the ongoing effort ongoing है, and challenges। effort होगा तो challenges भी होगा in finalizing a historic pandemic agreement under the auspices of the WHO। The article highlights key development from the 77th World Health Assembly। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी होते रहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को कराते रहती है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात है। पहले WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन में आपको IR में पढ़ाता हूं। यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो अलग अलग चीजों के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ के लिए जो काम करती है ये है WHO। वैसे ही अलग अलग चीजों के लिए यूनिसेफ, यूनेस्को अलग अलग काम करती हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। फॉर हेल्थ इसको फाउंड किया गया 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। टोटल मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर स्टेट है, 150 कंट्री में इसका ऑफिस है, और 6 रीजनल ऑफिस है अलग अलग कंटिनेंट में किसका? WHO का। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मेंबर कौन हो सकता है? कंट्रीज हो सकती हैं। इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट से मिलकर बना हुआ, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट, यूजुअली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जो भी हर कंट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ? WHO के साथ। तो WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर। ग्लोबल हेल्थ मैटर पे लीडरशिप देती है। कोविड के टाइम पे नाम रख रही थी बस। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, articulating evidence based policy, providing technical support to countries and monitoring and assessing health trend। ये सारा काम कौन करता है? WHO करता है। अभी करंट कंटेक्स्ट क्या है? करंट कंटेक्स्ट ये है, आफ्टर मोर देन 2 ईयर ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन, 2 साल से नेगोशिएशन चल रहा है 194 कंट्रीज के बीच में, तब भी एक पैंडेमिक अग्रीमेंट नहीं फाइनलाइज हो पा रहा है। WHO इसमें फेल हो जा रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट बनाने में सेवरल क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस पे कुछ कंट्री अग्री करेंगी, कुछ कंट्री अग्री नहीं करेंगी। ये सब हम डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। दिस ट्रीटी एम्ड टू एनहांस ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। पैंडेमिक के लिए हम लोग प्रिपेयर तो रहे पहले से, आगे कुछ भी पैंडेमिक आता है तो उसके लिए क्या चाहिए? ये ट्रीटी चाहिए। इंप्लीमेंट प्रिवेंशन मैकेनिज्म हो, एड्रेस द इनइक्वलिटीज हाईलाइटेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे मेडिसिन का, वैक्सीन का क्या था? इनइक्विटी था। किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो आगे कुछ अगर पैंडेमिक आता है तो ये इशू नहीं आए, ये सारे इशू जो कोविड के टाइम में देखने के लिए मिले वो इश्यूज एटलीस्ट नहीं आए, पैंडेमिक को अच्छे से टैकल किया जा सके, इसके लिए पैंडेमिक अग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। की डेवलपमेंट एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हुआ है उसमें की डेवलपमेंट क्या हुए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 में आया था, उसके अमेंडमेंट की बात की गई। अग्रीड अपॉन अ पैकेज ऑफ अमेंडमेंट ड्रॉन फ्रॉम 300 प्रपोजल। 300 प्रपोजल थे, उसमें से कुछ अमेंडमेंट की बात की गई, पैकेज ऑफ अमेंडमेंट की।
enhance countries ability to prepare for and respond to public health emergency of international concern। वैसा इमरजेंसी जो इंटरनेशनल कंसर्न से रिगार्डिंग है उस पे कंट्रीज को पहले से प्रिपेयर किया जा सके, उस पे बातचीत हुई। इंट्रोड्यूसेज अ न्यू कैटेगरी फॉर अर्जेंट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। अर्जेंट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के लिए एक नया कैटेगरी ऐड किया गया जिसको बोला गया पैंडेमिक इमरजेंसी। इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ प्रोडक्ट। हेल्थ प्रोडक्ट में क्या आएगा? टेस्टिंग भी आएगा, वैक्सीन भी आएगा, मेडिसिन भी आएगा, हॉस्पिटल भी आएगा। किसके टाइम पे? हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे। मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज in building and maintaining core health system capacities. Emphasize solidarity and equity and mandates the creation of national IHR authority for better coordination. National इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक अथॉरिटी होना चाहिए हर कंट्री में जो कि हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाए, इसके लिए सॉलिडरिटी मेंटेन कर पाए। तो ये सारी बातें कहाँ हुई हैं? अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हो रही हैं। एक्सटेंशन ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएशन बॉडी। जो भी बॉडी नेगोशिएट कर रही है उसको एक्सटेंड किया गया। द मैंडेट फॉर द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी वाज एक्सटेंडेड। क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि अभी तक तो ट्रीटी नेगोशिएट हो ही नहीं पाया है और ट्रीटी एज सून एज पॉसिबल नेगोशिएट करने की बात की जा रही है। 77th के बाद क्या आएगा? 78th आएगा। तो 77th के बाद 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगले साल होना है मई में। तब तक तो कम से कम ट्रीटी नेगोशिएट कर लिया जाए, इसकी बात चल रही है। अब इस पूरे ट्रीटी में नेगोशिएट क्यों नहीं हो पाया? कुछ इशू रहा होगा। वो इशू जो कंटेंशियस इशू है, कंटेंशियस मतलब क्या होता है? विवादित, जहां पे कुछ कंट्री एग्री कर रही है, कुछ कंट्री नहीं कर रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सेंट्रल टू द एग्रीमेंट एंड एम्ड एट एड्रेसिंग इनइक्विटीज इन ट्रीटमेंट एक्सेस एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। है ना, मेन चीज क्या था? मेन चीज था कि कोविड-19 का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट में जो इरेगुलरिटीज थी, इनइक्विटीज थी, उसको एड्रेस किया जाए। तो पहला टॉपिक है पैथोजन का एक्सेस। पैथोजन जैसे कोविड-19 क्या था? पैथोजन था। एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसके बारे में बात हो रही है। ये है क्या? ensures that genetic resources and pathogen sample shared from developing countries are reciprocated with benefits such as vaccine and diagnostic। अगर डेवलपिंग कंट्रीज जो बीमारियां हैं उसके सैंपल, पैथोजन के सैंपल, जेनेटिक रिसोर्सेज को सेंड करते हैं डेवलप्ड कंट्री की तरफ, तो डेवलप्ड कंट्री बदले में वैक्सीन दें, बदले में डायग्नोस्टिक्स दें। proposes that manufacturer donate a portion of their product to WHO। जो मैन्युफैक्चर है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर, मेडिसिन मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका कुछ परसेंट, 10%, 20% किसको दे? WHO को दे, जिससे कि WHO ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करवा पाए और इफेक्टिवनेस ला पाए। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डिमांड एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर्ड पैंडेमिक प्रोडक्ट। जितना भी पैंडेमिक प्रोडक्ट होता है 20% लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज डिमांड कर रही हैं। हाई इनकम कंट्रीज क्या बोल रही हैं? हाई इनकम कंट्रीज बोल रही हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। जैसे मान लो कोई कंपनी वैक्सीन बना रही है तो मैक्सिमम कितना लो इनकम कंट्रीज के पास जाया जा सकता है? 20% से ज्यादा नहीं। कुछ कंट्री तो 20% तक भी अग्री नहीं कर रही है ना। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम क्या है? मल्टीलैटरल मैकेनिज्म है वेयर मेंबर स्टेट, जो भी इसके मेंबर होंगे, विल शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल शेयर करेंगे किसके? पैथोजेंस के, विथ पैंडेमिक पोटेंशियल, जिनका पोटेंशियल पैंडेमिक बनने का हो सकता है, एंड देयर एसोसिएटेड जेनेटिक सीक्वेंस डेटा विथ WHO कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क, जिसको WHO कोऑर्डिनेट करेगी लेबोरेटरीज के साथ, है ना, उसके सीक्वेंस, उस डेटाबेस को देखा जाएगा। तो आई थिंक ये PABS जो है ना, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स आल्सो। ठीक है। फिर वन हेल्थ की बात तो पता नहीं कब से चल रही है, जब से कोविड आके गया है तब से वन हेल्थ की बात चल रही है। वन हेल्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन, है ना, चाहे UPSC का मेंस हो चाहे APSC का मेंस हो। वन हेल्थ का मतलब ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, तीनों को एक साथ जोड़ के देखने को क्या बोलते हैं? वन हेल्थ बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टॉल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डिस्कॉर्ड एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट बिटवीन हायर एंड लोअर इनकम कंट्रीज। लोअर इनकम एंड हायर इनकम कंट्रीज के बीच क्या हो रहा है? कंपीटिंग इंटरेस्ट हो रहा है। क्रिटिकल फॉर अचीविंग अ सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड, ये क्रिटिकल है एक सेफर वर्ल्ड अचीव करने के लिए और फेयरर वर्ल्ड अचीव करने के लिए। वन हेल्थ अप्रोच क्या है?
emphasizes coordinated public health measure based on animal, human and environmental health। इसी को हम क्या बोलेंगे, वन हेल्थ अप्रोच बोलेंगे, है ना, कि तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके बातचीत करें। और बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो जो वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया, उसने मेहनत से बनाया, रिसर्च से बनाया, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो उसको कितने प्राइस में बेचना चाहता है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने रिसर्च में बाकी चीजों में बहुत खर्चा किया है ना। लेकिन मान लो बहुत महंगे में बेचेगा तो सबके लिए एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा पैंडेमिक के टाइम पे, बीमारियों के टाइम पे एक बहुत क्रिटिकल इशू रहता है। वैक्सीन इनिक्विटी कोविड-19 में बहुत क्रिटिकल इशू था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करना है, रिच वर्ल्ड होवार्ड नहीं करे वैक्सीन, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, मैन्युफैक्चरिंग पे लिमिटेशन नहीं हो, ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वैक्सीन इनिक्विटी। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे कि कोविड-19 में वैक्सीन इनइक्विटी आया, कंट्रीज को वैक्सीन नहीं मिला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया गया, है ना, नो हाउ मतलब कैसे सामान बनता है, मेडिसिन वैक्सीन बनते हैं, स्किल्स आर क्रूशियल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नो हाउ, स्किल्स, ये सब कुछ आगे के पैंडेमिक को टैकल करने के लिए जरूरी है। स्ट्रॉन्ग प्रोविजन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लोकल प्रोडक्शन कुड एड्रेस फेलियर इन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नेगोशिएशन। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोविजन स्ट्रांग हो, लोकल प्रोडक्शन हो, तो ये सब जो PABS नेगोशिएशन चल रहा है उसमें उसको ठीक करने में कारगर साबित होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स आर नीडेड टू इंश्योर डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ग्लोबली। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेव करेंगे, खासकर पैंडेमिक के टाइम पे, तो ही हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को वर्ल्ड में बना पाएंगे। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा तो जो जिस कंपनी ने वैक्सीन डेवलप किया सिर्फ वही बना पाएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर कैपेसिटी बड़ा नहीं होगा तो बहुत धीरे धीरे वैक्सीन बनेगा। इतने अरब लोग वर्ल्ड में रहते हैं, वो फिर कैसे काम करेंगे। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेव कर दिया जाएगा तो उस फॉर्मूले को दे दिया जाएगा तो हर कंपनी बना पाएगी, हर जगह बना पाएगी, हर जगह बना पाएगी, तो क्या होगा, फटाफट वैक्सीन बनेगा, इनिक्विटी एड्रेस होगा और सेल्फ सफिशिएंसी लाया जा सकता है, खासकर पैंडेमिक के टाइम पे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंशियस इशू इन गवर्नेंस एंड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कंटेंशियस इशू और क्या था गवर्नेंस में, प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, उनको डील करते हैं। गवर्नेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज सिग्निफिकेंटली डिलेड नेगोशिएशन, पर्टिकुलरली इन आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11, है ना। ये आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। द सेंट्रल इशू इज द कंडीशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल एंड जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज लाइक कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग किसको बोलते हैं, कि जब बीमारियां आए तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होता है वो अलाउ कर दे बाकी कंपनीज को भी कि वो भी मेडिसिन और वैक्सीन बना पाए, उसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बीमारियों के टाइम पे, पैंडेमिक्स के टाइम पे। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन द ट्रांसफर ऑफ नो हाउ एंड द बाइंडिंग नेचर ऑफ दिस ट्रांसफर, है ना, कि इस पे कंसेंसस ही नहीं बना कि कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, नहीं, इस वजह से ये अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। हाई इनकम कंट्रीज क्या बोलेंगी, हाई इनकम कंट्रीज यूएस वगैरह में ही तो रिसर्च और सारी चीजें होती हैं, वो बोलेंगे अरे कंपनीज अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहती हैं तो उनको करने दो, वॉलंटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वॉलंटरी एंड म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स होना चाहिए, विच कुड डिस्करेज LMIC। अगर वॉलंटरी टर्म होगा, है ना, तो फिर ऑब्वियसली कौन सी कंपनी इतना पैसा लगा के ट्रांसफर करेगी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एडॉप्टिंग मैंडेटरी अप्रोच रिकॉग्नाइज अंडर ट्रिप्स, है ना। तो यहाँ पे अप्रोच कैसा चाहिए, मैंडेटरी चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो ही हो पैंडेमिक के टाइम पे। डिसएग्रीमेंट ओवर द पीस क्लॉज रिक्वायरिंग मेंबर स्टेट टू रिस्पेक्ट ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज एंड नॉट डिस्करेज देयर यूज। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही थी। वन हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वन हेल्थ पे और ज्यादा प्रिपेयर्डनेस, सर्विलेंस, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। सिर्फ ह्यूमन के हेल्थ पे ध्यान देने से नहीं होगा, एनिमल का हेल्थ को भी ध्यान देना होगा, एनवायरमेंट के हेल्थ को भी ध्यान देना होगा। प्रोमोट्स ए कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग ऑल रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर एंड एक्टर्स। हाई इनकम कंट्रीज पर्टिकुलरली द यूरोपियन यूनियन स्ट्रांगली सपोर्ट वन हेल्थ, वो लोग वन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लो इनकम इकोनॉमीज व्यू वन हेल्थ एज एन अनफंडेड मैंडेट। वन हेल्थ क्या है, अनफंडेड मैंडेट है, imposing additional burden on their strained resources, उनके strained resources पे एडिशनल बर्डन डाल रहा है। वन हेल्थ की बात करो, कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, कोलैबोरेट करना। पीपल हु प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड अदर पार्टनर्स, है ना। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना है सो दैट कि इन्वायरमेंट को, सब चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। वन हेल्थ कैसे आएगा, वन हेल्थ आएगा कोऑर्डिनेट करके, वन हेल्थ आएगा कम्युनिकेट करके, वन हेल्थ आएगा
कोलेबरेट करके, है ना, कोलेबरेट सबको कोलेबरेशन से आएगा। तो ये दो वेन डायग्राम है, एक ये वाला एक पहले वाला। वन हेल्थ जहां पूछा जाए आप उसको जरूर बनाइए। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या है? एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। The enduring obstacle in international law is enforcement and accountability. Lack of robust compliance mechanism in international health regulation raises concern about the implementation of pandemic. तो ये कंसर्न रेज करता है कि कैसे पैंडेमिक अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जाएगा। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं जब ये लोग मीटिंग करते हैं, विल रिव्यू द ट्रिटीज इम्प्लीमेंटेशन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में ट्रिटी को देखेगा कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। COP may establish an inclusive, transparent, effective monitoring and evaluation system. Long-term access and regional manufacturing क्या है? A core aim of the pandemic agreement is to promote long-term and sustainable access to medical product. Medical product में सारी चीजें आ जाएंगी। By diversifying production and enhancing regional manufacturing. Regional manufacturing हर country वाइज नहीं हो, बट 2-3 country वाइज मिला के जरूर होना चाहिए। Issues of pathogen access and technology transfer are crucial for the success of the pandemic agreement. ये अगर बातचीत हो जाती है तो ही pandemic agreement successful होगा। Recent amendment to the IHR and ongoing negotiations significantly unprecedented stride in international law. Finally, equitable and resilient global health system के लिए क्या करना होगा? The coming months of negotiation are crucial for finalizing an agreement that ensure global health security. This treaty serve as a blueprint for a more equitable and resilient global health system beyond addressing the next pandemic. सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक इज एंटी कन्वर्जन लॉ इन यूपी। यूपी जो में एंटी कन्वर्जन लॉ पहले आया था उसको फिर थोड़ा रिवाइज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। ये कहाँ पे आएगा? सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है वहां पे ऐसे टॉपिक्स यूज में आ सकते हैं। डायरेक्टली GS1 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और एपीएससी में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टली तो नहीं, यूपी स्पेसिफिक होके नहीं, बट हाँ इसका यूज कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। द आर्टिकल डिस्कसेस द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट थ्रू द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल, है ना, जो एक्ट था उसको वापस से ये लोग क्या कर रहे हैं? अमेंड कर रहे हैं। करंट कंटेक्स्ट क्या है? ऑलमोस्ट 3-4 ईयर अगो उत्तर प्रदेश असेंबली पास द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है, कैसा हो रहा है? अनलॉफुल हो रहा है। विच प्रोहिबिट्स रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल मीन्स से रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होगा, है ना। मंडे को जुलाई 29 को योगी आदित्यनाथ लेड बीजेपी गवर्नमेंट टेबल्ड अ न्यू बिल टू अमेंड दिस एक्ट मेकिंग इट स्ट्रिक्टर। पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं और ज्यादा वाइडली इन्फोर्सेबल, है ना। खासकर जो तथाकथित लव जिहाद वाली चीजें होती हैं, जहां पे शादी का इंटेंशन क्या होता है? एक लड़की को अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू यूपी में माना जा रहा था। उसको रोकने के लिए भी ये किया गया था। अब इसमें लॉ को और स्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। ऐसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम आसाम में भी देखते हैं होते हुए, ठीक है। मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडर्स ये सारी चीजें बोलते रहते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर भी चीजें देखने के लिए मिले आसाम में। की चेंजेस प्रोपोज्ड इन द अमेंडमेंट, वाइडर स्कोप फॉर फाइलिंग FIR। FIR फाइल करने के लिए स्कोप बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया। बिल रिमूव्स रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन फाइल एन FIR। FIR फाइल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हट गए। एक्सपेंडिंग इट बियॉन्ड इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली मतलब मान लो कोई लड़की है, उसकी इमीडिएट फैमिली कौन हो सकता है? पेरेंट्स वगैरह, भाई बहन वगैरह, इनके अलावा दोस्त वगैरह भी, है ना, ये भी FIR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। बेल कंडीशन जो है स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। द बिल प्रोपोजेज स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन सिमिलर टू दोज फॉर अक्यूज्ड पर्सन इन टेररिज्म। टेररिज्म जितना बड़ा घातक ये रिलीजियस कन्वर्जन होने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में भी जो नपा वो नप गया। इंक्रीज पनिशमेंट, द बिल इंक्रीजेस द पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल कन्वर्जन। अब ये अमेंडमेंट के पीछे रैशनाले क्या है? रैशनाले ये है, द बिल एम्स टू प्रोटेक्ट माइनर। जो माइनर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, डिसेबल पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वुमेन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, SC ST कम्युनिटीज के जो लोग हैं जिनको अगर डाउटफुल और डुबियस मीन से बहला फुसला के रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्लेम दैट
एग्जिस्टिंग पेनल प्रोविजन अंडर द एक्ट आर इनसफिशिएंट। जो भी एक्ट बना है उसमें जो भी पेनाल्टी लगती है, जो भी जेल होता है, वो इनसफिशिएंट है रिलीजियस कन्वर्जन को, खासकर अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए। एंड मास कन्वर्जन ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स, मास कन्वर्जन को रोकने के लिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने क्या बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट के, he quote this viewed on July 1 stating that unlawful conversion of SC/ST cases and economically poor person into Christianity and rampant throughout उत्तर प्रदेश। SC/ST कास्ट के जो लोग हैं, जो कि खासकर गरीब लोग हैं, उनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में रैम्पेंट है। तो ये एक जज का भी यहाँ पे नोटिस आया है, या फिर उनका भी एक व्यू पॉइंट बना था। लीगल डिफिकल्टी को रिजॉल्व किया जा रहा है। द बिल सीक्स टू रिजॉल्व इशू अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट विच अलाउ सर्टेन इंडिविजुअल टू फाइल एन FIR फॉर अनलॉफुल कन्वर्जन। सर्टेन इंडिविजुअल की जगह कोई भी इंडिविजुअल जो दूर का रिलेटिव भी है वो भी कर सकता है। Allahabad High Court on at least 2 occasions held that the phrase any aggrieved person does not mean anyone can file an FIR for unlawful conversion। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलती है कि कोई भी FIR फाइल नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट बिल लाके उस चीज को चेंज करने वाली है। इन द केस ऑफ जोस पापचेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड द फतेहपुर मास कन्वर्जन केस, मास कन्वर्जन हुआ है फतेहपुर में 2023 में। कोर्ट हेल्ड दैट एनी एग्रीव्ड पर्सन रेफर ओनली टू समवन पर्सनली एग्रीव्ड बाय देयर फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन। तो जो पर्सनली एग्रीव्ड हुआ है वही केस कर सकता है। तो गवर्नमेंट इसको और ज्यादा केस करने को, FIR करने को इजी बना रही है। सॉरी। की चेंजेस प्रपोज्ड इन द अमेंडमेंट, क्या क्या की चेंजेस होने वाले हैं। एनी एग्रीव्ड पर्सन इज नाउ एनी पर्सन। पहले एनी एग्रीव्ड पर्सन की बात होती थी, अब एनी पर्सन की बात होगी। रिवाइज प्रोविजन, द बिल चेंजेस द वर्डिंग ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, टू अलाउ एनी पर्सन टू फाइल एन FIR। प्रोसीजर क्या होगा, अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्थान 2023, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ क्राइम कैन बी गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एनी पुलिस स्टेशन irrespective of the area where the offense is committed। उस एरिया से irrespective जहां ऑफेंस को कमिट किया गया। बेल कंडीशन पहले से क्या हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट। एग्जिस्टिंग लॉ क्या कहता है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट पनिशेज रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, अल्यूरमेंट, फ्रॉडुलेंट मींस इंक्लूडिंग कन्वर्जन थ्रू मैरिज। मैरिज के थ्रू, जिसको लव जिहाद हम लोग बोलते हैं, वहां भी ये सब चीजें इंक्लूड करी गई हैं, है ना। प्रपोज चेंजेस, बिल इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन अकीन टू दोज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। जितना स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, मतलब बेल मिलता ही नहीं है, देखो अरविंद केजरीवाल जी को मिल ही नहीं रहा, तो उतना ही यहाँ पे भी स्ट्रिंजेंट कंडीशन बनाया जाएगा। जो लोग जबरदस्ती जानबूझ के इलीगल तरीके से बेला फुसला के कन्वर्जन कराएंगे। न्यू सेक्शन, एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज ऑन बेल अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो बेल को अपोज करेगा कोर्ट में, कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि बेल देने का रीजनेबल ग्राउंड है, तभी बेल मिलेगा, मतलब बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। पनिशमेंट का एनहेंसमेंट, एग्जिस्टिंग पनिशमेंट कितना है, 1 से 5 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन 15,000, है ना। 2 से 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ एटलीस्ट 20,000 अगर विक्टिम क्या हो, माइनर हो, वुमेन हो या SC/ST हो। 3 से 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट और फाइन एटलीस्ट 50,000 अगर कन्वर्जन मास हो। बट प्रपोज्ड क्या किया जा रहा है, 1 to 5 को बढ़ा के 3 to 10 किया जा रहा है, फाइन को एटलीस्ट 50 किया जा रहा है। यहाँ 2 से 10 को बढ़ा के 5 to 14 किया जा रहा है ना। यहाँ पे 1 लाख किया जा रहा है अगर माइनर के केस में, मेंटल इलनेस के केस में, वुमेन के केस में। 7 to 14 किया जा रहा है मास इम्प्रिजनमेंट के केस में, मास कन्वर्जन के केस में। क्या ये चीजें याद करनी है, ये चीजें याद नहीं करनी है ना। बस आप लॉ का नाम याद रख सकते हो और लॉ में बेल कंडीशन और ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो जहां आपको करना है। न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफेंस बनाया गया है, इफ द अक्यूज्ड हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम फॉरेन और इलीगल इंस्टीट्यूशन इन कनेक्शन विद अनलॉफुल कन्वर्जन। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है, तो उनको 7 से 14 साल का इंप्रिजनमेंट बनवास मिलेगा एंड एटलीस्ट फाइन ऑफ एटलीस्ट 1 लाख 10 लाख सॉरी। इफ द अक्यूज्ड causes any person to fear for the life or property, assault or uses force यूज कर रहा है, मैरिज, कॉन्स्पिरेसी ये सब यूज कर रहा है, 20 years का जेल हो सकता है। अनलॉफुल कन्वर्जन थ्रू मैरिज करेंटली पनिशेबल अभी कितना है, 10 साल का जेल है। मैरिज के थ्रू अनलॉफुल कन्वर्जन फिर 20 साल का होने वाला है ना।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज करने की बात की गई है। आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज द पाथ अहेड, अदर लेजिस्लेशन, खासकर बीजेपी रूल जो स्टेट हैं, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिमिलर एंटी कन्वर्जन लॉ आया है। इफ द एंटी कन्वर्जन बिल इज अडॉप्टेड बाय उत्तर प्रदेश असेंबली, इट मे इनकरेज अदर स्टेट लाइक असम with comparable laws to introduce amendment to enhance their enforcement. लीगल चैलेंज क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सच एज सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, ये सब एनजीओज होती हैं। जमात उलेमा हिंद हैव चैलेंज्ड वेरियस एंटी कन्वर्जन लॉ इंक्लूडिंग द यूपी एंटी कन्वर्जन एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड भी है। सीजेपी, सीजेपी मतलब सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, हैज फाइल्ड ए पिटीशन सीकिंग टू कंसोलिडेट ऑल चैलेंजेस टू एंटी कन्वर्जन लॉ फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर किसको कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में, फॉर ए अनयूनिफाइड हियरिंग, जिससे कि ये जितने भी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड चीजें हैं उनका यूनिफाइड हियरिंग हो सके। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेंस में ज्यादा काम करेगा, प्रीलिम्स में उतना नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।